नरेटर एक 37 ओल्ड बिजनेसमैन है और उसकी वाइफ यानी उसकी पत्नी मैरी ने फेमस कैप्टन जेम्स कुक की तरह दुनिया भर में यात्रा यानी ट्रैवल करने का सपना देखा। वे पिछले 16 वर्षों से अपने मैरीटाइम स्किल्स मतलब जो समुद्र और जहाज़ को जोड़ती है उसे बाहर उभार रहे थे। उन्हें प्रोफेशनली रूप से निर्मित 23 मीटर और 30 टन लकड़ी से चलने वाली नाव वेव वाल्कर मिली। नाव का परीक्षण यानी नाव का टेस्ट का जो महीना था तय कर दिया गया था। यात्रा की शुरुआत जुलाई 1976 में नरेटर अपनी पत्नी यानी उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इसका 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन मिलकर प्लेमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए। 3 साल की यात्रा का शुरुआती दौर अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक की प्रारंभिक अवधि काफ़ी सुखद साबित होती है। यानी उनका जो एडवेंचर था वो काफ़ी शुरुआती का जो एडवेंचर था काफ़ी सुख से भरा हुआ था। ईस्ट की ओर मुख करने से पहले वे क्रूमैन लैरी विगिल और हर्ब सिगलर को भर्ती करते हैं जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर यानी सदर्न इंडियन ओशियन से निपटने में मदद करते हैं। दूसरे दिन वे मजबूत हवाओं और खतरनाक लहरों से सामना करते हैं। 25 दिसंबर तक वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व यानी ईस्ट में पहुंचने का प्रबंध करते हैं। खराब मौसम के बावजूद परिवार नाव पर क्रिसमस मनाता है। हालांकि गुजरते समय के साथ मौसम खराब हो जाता है। एक तबाही विशाल लहर का हमला 2 जनवरी की सुबह परिवार मजबूत शक्तिशाली लहरों और तेज हवाओं का सामना करता है। वे लोग इस तूफान से बचने के लिए अपनी नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वे इस तूफान से बचने के लिए बहुत सारे अभ्यास करते हैं और वे जैकेट का इस्तेमाल करते हैं और ऑयल स्किन को भी यूज़ करते हैं। बाद में शाम को एक पूरी तरह से विशाल जबरदस्त लहर नाव के डेक से टकराती है और नाविकों को बाहर फेंक देती है। वह अपनी मौत के करीब पहुंचाना स्वीकार करता है और होश खोने लगता है जब एक और विशाल लहर आती है और उसे ठीक पीछे मोड़ देती है तो नाव पलट ही जाती है। नरेटर गार्ड को पकड़ता है और नाव में वापस चल जाता है। वह अपनी पसलियां और मुंह में चोटों से पीड़ित है। बहुत ही ज्यादा उसको दर्द हो रहा है। जीवन के लिए लड़ाई यह महसूस करते हुए कि जहाज के निचले हिस्सों में पानी था, वह मैरी को हैंडल संभालने के लिए बोलता है जबकि लैरी और हर्ब पानी निकालने लगते हैं। वह अपने कैबिन में बच्चों की जांच करता है जहां सू अपने सिर पर एक चोट के बारे में उसे सूचित करता है जिस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नरेटर पानी वाले छेद को बंद करना शुरू कर देता है। अधिकांश पानी अब किनारे की ओर बह गया। हालांकि मलबे के कारण उनके हैंड पंप ब्लॉक हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लकीली वह एक बिजली के पंप को ढूंढता है और पानी को बाहर निकालने के लिए इसे एक आउट पाइप से जोड़ता है। वे रात भर पंपिंग और स्टीयरिंग करते हैं यहाँ तक कि उनके मेडे कॉल का भी कोई जवाब नहीं गया क्योंकि वे दुनिया के एक दूर दराज के कोने में हैं। सुजान की चोट सू का सिर सूज गया, उसकी आंखें काली हो गई और उसकी बाहें पर गहरा कट लगा। अपनी चोटों के बारे में पूछे जाने पर वह अपने पिता को जवाब देती है कि जब वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था तो वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जमीन तक पहुंचने की निराशा परिवार नाव को लहराने के बाद से 15 घंटे तक जीवित रहता है। पानी के स्तर को काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है लेकिन अभी भी पानी धीरे धीरे नाव की ओर अंदर से आ रहा है। वे एक एक करके आराम करने और काम करने का निर्णय लेते हैं। लहर ने वे वल्कर को काफी खराब स्थिति में छोड़ दिया था
क्योंकि यह उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं है। वे सब तय करते हैं और पास ही के कोई आइलैंड एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के बेस तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही ना के बराबर चांस है। इसके अलावा उनका सहायक इंजन भी डैमेज हो चुका है। 4 और 5 जनवरी 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद वे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बस कुछ सेंटीमीटर पानी पंप करना बचता है। वे तूफान जिप को फरहाने का फैसला करते हैं, क्योंकि मेन मैस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और आइलैंड के जो अनुमानित स्थान की ओर ले जाने के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि उनकी राहत कुछ ही पलों के लिए है। मौसम खराब होने के लिए बदलना शुरू हो जाता है और 5 जनवरी की सुबह तक वे फिर से हताश हो जाते हैं, नाराज से हो जाते हैं। साहसी जोनाथन, जैसा कि कथाकार बच्चों को सांत्वना देने जाता है, वह अपने बेटे जोनाथन की निडरता को देखने के लिए मैस्मराइज्ड रह जाता है, जो कहता है कि जब तक वे एक साथ नहीं हो जाते तब तक उसे मृत्यु का भय नहीं है। यह नरेटर को समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस से भर देता है। संघर्ष जारी। वह कमजोर स्टारबोर्ड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। उस शाम कथावाचक यानी नरेटर और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठते हैं, आशाहीन और सोचते हुए कि उनका अंत निकट आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने वाले सभी मोरल सपोर्ट के साथ वह अपने प्रयासों को जारी रखता है। फॉर्चुनेटली से वेव वॉकर तूफान के माध्यम यानी तूफान के थ्रू से रवाना होता है। वह हवा की गति पर काम करता है ताकि उसकी सही स्थिति की गणना कर सके, जबकि वह सोच रहा है कि सू उसे प्यार करता है और आशावादी व्यक्त करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड देता है। यद्यपि वह बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है, फिर भी उसने लैरी को 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि वे भाग्यशाली है तो वे शाम तक द्वीप यानी आइलैंड खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। वह फिर भारी मन से सो जाता है। अल्टीमेट विक्ट्री। सौभाग्य से वे शाम तक आखिरकार एम्स्टर्डम को खोज लेते हैं। वे जब नैरेटर को बताते हैं कि अपन पहुंच गए हैं, तब नैरेटर की जो आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जोनाथन ने उन्हें द बेस्ट कैप्टन, द बेस्ट डैडी कहा। जल्द ही वे आइलैंड पर पहुंचते हैं और आइलैंड के सभी वासी उनसे मिलने आते हैं और बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद धरती यानी जमीन पर कदम रखना नैरेटर के विचारों को जॉयफुल ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को, अपने सिर की चोटों और 6 साल का लड़का मरने से नहीं डरता। यह सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश होता है।